नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी पर चर्चा द ट्रुथ। आइए पहले आज के खास मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोफेसर एट जेएनयू दिल्ली, प्रोफेसर राजन कुमार। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका चर्चा द ट्रुथ में। और क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स अब अपने तेवर दिखा रही है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 2026 की शुरुआत से ही कड़े कड़े फैसले ले रहे हैं और इसकी लपेट में पूरी दुनिया आ रही है। सबसे पहले आपकी टिप्पणी लेना चाहती हूँ कि ये जो वेनेजुएला पर उनकी कार्रवाई हुई और उसके बाद से अब वेनेजुएला पर कंट्रोल की बात वो करने लगे हैं कि जितने लंबे समय तक, यानी कि कोई समय सीमा सामने नहीं आई है, वो लंबे समय तक वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में रखने की बात कर रहे हैं। आप यूएस की इस कार्रवाई और उसके इर्द गिर्द जो जियोपॉलिटिक्स है उसे क्या शेप लेते हुए देख रहे हैं? जी जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए नेहा जी। मैं बता दूं कि अभी जो यूएस के एक्शंस हुए हैं जिसमें कि मादुरो को उन्होंने कैप्चर किया और फिर अमेरिका में लेके जाके वहाँ पे कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें इसमें कई बातें हैं। पहला तो यह कि यह उनके जो अमेरिका के कानून है उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के कांग्रेस से परमिशन नहीं लिया था, अप्रूवल नहीं लिया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्योंकि अगर आपको कोई भी एक्शन लेना होता है तो उसकी लेजिटिमेसी तभी होती है जब ज़्यादातर देश उसको सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन इत्यादि के माध्यम से जब अप्रूवल मिलता है तो वो एक लेजिटिमेट कार्रवाई मानी जाती है। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको उनको अरेस्ट किया विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन, टेकिंग टू अकाउंट इधर कांग्रेस और द यूनाइटेड नेशन। तो वैसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। और वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स उनके बाद आए थे, उसके बाद उन्होंने मार-a-लागो में एक स्पीच दिया था, आपने देखा। उसमें बहुत ही क्लियरली उन्होंने बताया कि वो जो वहाँ की जो एक नोबेल लॉरेट हैं मरिया मचादो के नाम से, उनको भी वहाँ पे सत्ता में नहीं लाना चाहते हैं ट्रंप। बल्कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। वहाँ पे जो ऑयल रिसोर्सेज है, आप जानते हैं कि वेनेजुएला सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है। सऊदी अरब से भी बहुत बड़ा वह देश है जहाँ पे ऑयल रिजर्व है। जी। और उसके अलावा वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं। तो उन सारे जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको कंट्रोल करने की पॉलिसी हो रही है। उसके बाद कल की बात मैं बताऊं तो मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने बताया कि वेनेजुएला के लिए उनका 3 स्टेज प्लान की बात की है। तो पहले स्टेज में बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो ऑयल कंट्रोल है वह वहाँ पे अमेरिका का होगा, जिसमें कि फूड फॉर ऑयल का एक प्रोग्राम वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि वेनेजुएला तेल तो बेच सकता है, लेकिन वह तेल अमेरिका को ही बेचेगा। और जो सामान खरीदेगा वेनेजुएला वह भी अमेरिका से ही खरीदेगा। तो मुझे लगता है यह तो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं 30 साल से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को फॉलो करता हूँ, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। कि आप एक ही जगह से सामान खरीदेंगे, फिर वही अमेरिका ही डिसाइड करेगा, मार्केट प्राइस डिसाइड करेगा। तो यह उनका मार्को रूबियो का फर्स्ट स्टेज प्लान था। सेकंड स्टेज में वो नेशनल स्टेबिलिटी इत्यादि की बात करते हैं, और थर्ड स्टेज में जाके वो वहाँ पे इलेक्शन डेमोक्रेसी इत्यादि की बात करेंगे। तो अमेरिका जो वहाँ पे वेनेजुएला में कर रहा है, यह मुझे लगता है एक तरह से माइट इज राइट वाली जो बात होती है उस ढंग की बात कर रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जी। उस ढंग की बात वहाँ पे चल रही है। ना तो डेमोक्रेसी की बात है, ना ही ह्यूमन राइट्स की बात है। और नार्को टेररिस्ट के रूप में जो मदुरो को बोला गया है उसके उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए हैं। और अगर नार्को टेररिस्ट अगर एक्टिविटीज़ में थे भी, तो उसके लिए जो इस ढंग की एक्टिविटी के लिए सॉवरेन कंट्री के अगेंस्ट में एक्टिविटी के लिए आपको नेशनल परमिशन लेना चाहिए था। लेकिन इंटरनेशनल परमिशन अप्रूवल या नेशनल अप्रूवल लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि सरासर एक तरह से जो साम्राज्यवाद की बात होती है वह हो रही है। और साम्राज्यवाद की बात और भी मजबूत इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसके बाद के स्टेटमेंट देखेंगे तो वो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, मेक्सिको को धमकी दे रहे हैं, कोलंबिया को में भी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं, क्यूबा में सत्ता बदलने की बात कर रहे हैं। तो इससे पूरा विश्व में एक तरह से एक हलचल मच गया है, एक पूरे विश्व को उन्होंने झकझोर दिया है। और उनकी इस कार्रवाई को अगर दो चार छोटे मोटे देश को छोड़ दूं, जो कि अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं, उनको छोड़ के ज़्यादा देश कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। यूरोप में भी खलबली मची हुई है। यूरोप में ज़्यादातर पार्टी जो हैं उनको लगता है कि इस घटना से जो ट्रंप ने किया उससे रूस और चीन को बढ़ावा मिलेगा। आप अगर इस ढंग का एक्शन अमेरिका लेता है तो आप रूस के एक्शन को कैसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कैसे कंडेम कर सकते हैं? और कल अगर चीन भी यही ताइवान में करे तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस कारण से विश्व एक बहुत ही डेंजरस एक मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कि बड़े बड़े बड़ा देश अगर चाहे तो छोटे देश पे कभी भी कार्रवाई कर सकता है, उसके रिसोर्सेज को हड़प सकता है। तो यह एक तरह से मतलब जो न्यू इंपेरियलिज्म
इम्पेरियलिज्म या 21st सेंचुरी इम्पेरियलिज्म इत्यादि की बात हो रही है, और वो अपने आप को पीस लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे जगहों पे वो, मुझे लगता है कि युद्ध को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान पे भी एक्शन लेने की बात हो रही है। तो विश्व में काफ़ी खलबली मची हुई है इन सारी घटनाओं के कारण। बिल्कुल। आप यूएस और यूरोप में जो दूरियां बढ़ रही हैं, इसे लेकर जियोपॉलिटिक्स को क्या शेप लेते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अगर यूरोपीय देश, अगर उनमें से कुछ जिसके रिसोर्सेज पर कंट्रोल की बात ट्रम्प कर रहे हैं, अगर ये होता है, सैन्य कार्रवाई होती है, क्योंकि ट्रम्प एक दो बार नहीं, बार बार जब भी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं वो ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो पेट्रो हैं उन्होंने भी अपने देश पर हमले की जो आशंका जता दी है कि खास करके वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद अब उनको सैन्य हमले का खतरा जो है ज़्यादा मजबूत दिखने लगा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि लैटिन अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, क्या अमेरिका को आइसोलेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, यूरोप में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी, कुछ हफ्ता पहले की बात है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों, स्पष्ट शब्दों में यह बताया था कि उनको जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को या जो पश्चिमी सभ्यता है उसको सबसे बड़ा जो खतरा है वो लिबरलिज्म से है, यानी कि उदारवादी जो विचारधारा है उससे है, और उसमें उसके लिए वो पूरी तरह से यूरोप को ब्लेम करते हैं। और चूंकि यूरोप में अभी देखेंगे, जर्मनी की बात करूं या फिर इंग्लैंड या फ्रांस इत्यादि की बात करूं, तो वहाँ पे लिबरल जो सोशल डेमोक्रेट तरह की पार्टी या लेबर पार्टी, इस ढंग की सरकार है। लेकिन इटली एक अलग देश है जहाँ पे कि वहाँ के लीडर ने ट्रम्प के एक्शन को सपोर्ट भी किया, वहाँ पे राइट विंग गवर्नमेंट है। लेकिन जो यूरोप के लिबरल आइडियोलॉजी वाले देश हैं, उनको लगता है कि ट्रम्प शायद अब ट्रम्प पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। नेटो पे भी उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस ढंग से सपोर्ट करने की बात हो रही थी तो वह भी उस ढंग से नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन में भी उनका स्टैंड जो है यूरोप से बिल्कुल अलग है, और कहीं ना कहीं लगता है कि वो शायद रूस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे में यूरोप में मुझे लगता है कि यूरोप को लग रहा है कि वह जिस ढंग से अपने सिक्योरिटी को यूरोप ने अमेरिका पे एक तरह से एक आउटसोर्स कर दिया था, अब वह मुझे लगता है कि यूरोप को लग रहा है कि ऐसा करना भविष्य में संभव नहीं होगा। और उसके बाद जब ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड को वो कैप्चर करने की बात करते हैं और जरूरत पड़ा तो मिलिट्री भेजने की बात करते हैं, तो वैसे में डेनमार्क जो कि खुद नेटो का मेंबर है, उसको लगता है कि अगर एक सहयोगी देश, एक अलायंस पार्टनर अगर ऐसा करे, और तो मुझे लगता है कि नाटो का कोई वजूद नहीं रह जाता है कि नाटो का ही मेंबर एक दूसरे पे अटैक करे, तो फिर तो नाटो में कोई वजूद नहीं रह जाता। तो वैसे में मुझे लगता है कि यूरोपीय देश खासकर परेशान है, उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, वो इकोनॉमिकली अमेरिका पे डिपेंडेंट है कई तरीकों से। तेल के लिए अब रूस से नहीं ले रहे हैं तो वो अमेरिका से तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी या नाटो, आप जानते हैं कि नाटो में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अमेरिका का होता है। जी। लेकिन जो इस ढंग की घटना हो रही है उससे यूरोप को लग रहा है कि अमेरिका पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता, उनको अपनी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी के बारे में सोचनी चाहिए, अपने जो अलायंस सिस्टम है उसको मजबूत करने की बात होनी चाहिए। तो वहाँ पे ऐसी बात चल रही है। और जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, यानी कि लैटिन अमेरिका के देश में अगर बात करूँ, या कैरिबियन देश हैं, वो छोटे छोटे देश हैं। उन्होंने क्यूबा को सीधा धमकी दी है कि क्यूबा में भी ऐसा होने की संभावना है। कोलंबिया, कोलंबिया, जी। कोलंबिया जो कि एक वेनेजुएला का पड़ोसी देश है, वहाँ का पश्चिमी इलाका, पश्चिमी के क्षेत्र ज्योग्राफिकली पश्चिमी लोकेटेड है, तो उनको जो गुस्ताव पेड्रो हैं, पेड्रो गुस्ताव जो वहाँ के लीडर हैं, उन्होंने बहुत ही क्लियरली यह बताया कि यह उन्होंने कंडेम किया, पहले तो वेनेजुएला के एक्शन को उन्होंने कंडेम किया, और बताया कि यह एक तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी है और किसी भी सॉवरेन देश में इस ढंग की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोलंबिया से ड्रग ट्रेड का एक पुराना इतिहास है, और चूंकि वहाँ पे लेफ्ट गवर्नमेंट, वहाँ पे भी लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट है कोलंबिया में, तो उनको लगता है कि कोलंबिया नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, और वहाँ के देश अच्छे खासे परेशान है। लैटिन अमेरिका की मैं बात करूँ तो एक देश जो कि सक्षम है अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी परस्यू करने के लिए, वह है ब्राज़ील, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस हैं, पॉपुलेशन है उसकी, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, ब्रिक्स के मेंबर इत्यादि हैं। तो वैसे में एक ही देश है जो कि मजबूत है, बाकी देश अमेरिका से मुझे लगता है अगर सैनिक शक्ति का प्रयोग करता है अमेरिका, तो ये अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में मैं थोड़ा सा लैटिन अमेरिकी देश जो हैं उनकी भूमिका पर ज़रूर थोड़ा सा विस्तार से आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी, अपने दर्शकों तक अहम जानकारी पहुँचाना चाहूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा इसलिए रुकना पड़ेगा, एक मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक की। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन प्रोफेसर एट JNU। फौरन लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। और ट्रंप क्या चाहते हैं कि वो लैटिन अमेरिकी देश जो हैं उनको पूरी तरह से कब्जा कर ले, उनके संसाधनों पर कंट्रोल कर ले। और इसी बीच वेनेजुएला के बाद जिस तरीके से कोलंबियन प्रेसिडेंट ने एक चिंता जताई है सैन्य कार्रवाई को लेकर, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर, वो अपने आप में बहुत बड़ी जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिहाज से एक बड़ी चिंता, और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जब दुनिया सुरक्षा की बात करती है। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार जुड़े हुए, इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोफेसर एट जेएनयू। बहुत बहुत स्वागत फिर से ब्रेक के बाद मैं करना चाहती हूँ। और उसके बाद लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, आखिर ऐसा क्यों 2026 की शुरुआत में, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली, राष्ट्रपति बने, उसके बाद से ही वो चाहे ब्राज़ील हो या फिर अन्य कोई भी दुनिया में किसी भी जगह पर वो देश क्यों ना हो, वो उनके खिलाफ जो है एक टैरिफ वॉर चलाते हुए दिखे। लेकिन 2026 की शुरुआत से ऐसा लग रहा है कि वो लैटिन अमेरिकी देश पर एक फोकस, एक टारगेट करके अपनी रणनीति को आगे साधते हुए नजर आते हैं। कितनी इम्पॉर्टेंट जो भूमिका है लैटिन अमेरिकी देशों की, खास करके उनके संसाधनों की, जिस पर शायद डोनाल्ड ट्रंप की नजर है? देखिए, ट्रंप एक बहुत ही एम्बिशियस और एक इम्पीरियल एम्बिशन वाले एक लीडर हैं। वो एक तरह से एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं। दिक्कत अमेरिका के साथ यह है कि अमेरिकन मिलिट्री या फिर जो अमेरिकन जो रिसोर्सेस हैं, अभी के समय में वो ग्लोबल हेजेमनी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और उनको लग रहा है कि जो इंटरनेशनल लिबरल आइडियोलॉजी थी उसने चीन जैसे देश को बढ़ावा दिया है, और रूस जैसे या फिर भारत जैसा देश इमर्ज कर रहा है, और इससे अमेरिका धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। तो अब उनकी कोशिश यह है कि कम से कम वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसको बोल जाते पश्चिमी गोलार्ध अगर हिंदी में मैं बोलूँ, जिसमें कि ऊपर से ग्रीनलैंड कनाडा ले लें, फिर अमेरिका, मैक्सिको इत्यादि, नीचे कैरिबियन के देश आते हैं, और उसके नीचे लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो एक तरह से जो 19वीं शताब्दी का जो मोन्डो डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, 1823 में ही आया था मोन्डो डॉक्ट्रिन। और मोन्डो डॉक्ट्रिन में यह कहा गया था कि जो लैटिन अमेरिका या कैरिबियन का जो स्पेस है, वहाँ पे यूरोपीय देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इसके बदले में अमेरिका फिर यूरोपियन पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह मोन्डो डॉक्ट्रिन लार्जली 19वीं शताब्दी का था। तो जी। अब ट्रंप फिर से उसको एक तरह से अभी डोनरो डॉक्ट्रिन, वो अपने स्पीच में बोला भी कि इसको आप डोनरो डॉक्ट्रिन के रूप में समझ जा सकते हैं। डोनाल्ड एंड मुंडो को अगर मिला दें तो उसका एक प्ले बनता है डोनरो डॉक्ट्रिन। तो डोनरो डॉक्ट्रिन के रूप में वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अभी जो पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जो देश हैं, उसमें वो चीन, रूस या कोई भी तीसरा देश अगर वहाँ पे प्रभावी होता है तो उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। उसको एक तरह से अमेरिका का बैकयार्ड के रूप में वो ट्रीट करना है, उनका एक तरह से नेबरहुड के रूप में देखते हैं, और वहाँ पे कोई भी तीसरी शक्ति के इन प्रभाव को वो बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा कि उन्होंने अपने स्पीच में भी बोला कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर has to be under the control of United States, and it cannot be, no other power will be allowed to influence the polity of that region. सो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में उनकी कोशिश है। लेकिन एक जो जब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अब ट्रंप पूरे विश्व में अपनी हेजेमनी को अभी बरकरार रखने में सक्षम नहीं है? वो अपनी मिलिट्री को दूसरे मिडिल ईस्ट इत्यादि में अभी नहीं उस ढंग से भेजना जी। चाहते हैं। जी। लेकिन जो पश्चिमी गोलार्ध के देश हैं, वहाँ पे वो अपने कंट्रोल को पूरी तरह से मोन्डो डॉक्ट्रिन के तरह से वो वहाँ पे कायम करना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि पश्चिमी जब गोलार्ध के आप जो कहते देश, हैं कि मिडिल ईस्ट में ना जाकर वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, या फिर जिसे डोनरो डॉक्ट्रिन के तहत जो है ये कोशिश की जा रही, तो क्या बिल्कुल टारगेटेड, बिल्कुल एक सटीक जो है एक रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र आती है लैटिन अमेरिकी, या फिर जो आपने पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करी है उसे लेकर? जी, अगर आप केवल वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डोमिनेट करना चाहते हैं तो क्या दर्शाता है? अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको लगता है कि एक रीजनल एक हेजेमोन के रूप में ट्रंप बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट से विथड्रॉ कर गए हैं। मिडिल ईस्ट यानी कि जो वहाँ पे ईरान पे भी देखा ईरान पे। है जी। जी, लेकिन वहाँ पे वो मिलिट्री ऑन द ग्राउंड नहीं भेजना चाहते हैं। और ट्रंप ने जो बात की थी अपने कैंपेन में या उसके बाद भी जो उनकी पॉलिसी है, उसमें वो वहाँ पे मिलिट्री डायरेक्टली नहीं भेजना चाहते हैं। हाँ, मिसाइल के माध्यम से या फिर फाइटर जो बॉम्बर्स होते हैं उसके माध्यम से वो अटैक वहाँ पे ईरान पे फिर भी अभी भी कर या फिर सकते हैं सऊदी इजीली। अरब के माध्यम से।
देखिए, सऊदी अरब तो उनके कंट्रोल में है पूरी तरह से। हम्म सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन इत्यादि इतने छोटे छोटे देश हैं, इनमें क्षमता नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश हैं, हम्म। और उनकी अपनी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है। वो अमेरिका पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अमेरिका उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। नहीं हम्म तो ये सारे देश वहाँ पे बच भी नहीं पाएंगे। हम्म जो इजिप्ट की मैं बात करूँ, कतर की बात करूँ, या फिर सऊदी अरब की बात करूँ, जॉर्डन की बात करूँ, तो ये सारे देश पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल। देखिए अमेरिका की क्या पॉलिसी मैं बता दूँ। अमेरिका जहाँ जहाँ भी तेल है, तेल वाला एक भी देश आप मुझे नहीं ऐसा बता पाएंगे जो कि अमेरिका के से सैंक्शन नहीं है, या फिर अमेरिका के प्रभाव में नहीं है। हम्म एक भी आप ऐसा उदाहरण मुझे नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब है कि वो, चूंकि अमेरिका अभी के टाइम पे सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है पूरे विश्व में। हम्म सऊदी अरब और रूस को मिला दें तो उतना अभी तेल प्रोड्यूस अमेरिका खुद कर रहा है। और वहाँ पे जो तेल है उसको पूरी तरह से पूरे विश्व के तेल को कंट्रोल करने की भी कोशिश हो रही है। हम्म इसी कारण से आपने देखा कि वेनेजुएला को भी उन्होंने अटैक किया, और वहाँ के तेल को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोला। उन्होंने कोई कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, कोई हम्म डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं यूज़ किया। उन्होंने सीधा बोला कि हमें तो तेल चाहिए, और इस तेल को हम दूसरे देश को नहीं यहाँ पे लेने दे सकते। हम्म। तो इस ढंग से जो मिडिल ईस्ट में अभी भी ईरान पे वो टारगेट करेंगे। मुझे लगता है ईरान पे अटैक की फिर से संभावना भी बन रही है। हम्म लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड उनको शायद वहाँ पे नहीं भेजेंगे। हम्म लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वो बूट्स इन अपने बूट्स का मतलब मिलिट्री भी वहाँ पे भेजने के लिए तैयार है, अगर जरूरत हुई उसकी तो। हम्म। तो प्रोफेसर राजन, मैं थोड़ा सा रिसोर्सेज को लेकर अपने दर्शकों तक जानकारी ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। लैटिन अमेरिकन देश, खासकर वेनेजुएला के बारे में तो ज़्यादातर जानकारी सामने आ चुकी है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ग्रीनलैंड के बारे में जानकारी आ रही है कि वहाँ पर रेयर अर्थ के जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन फिर आगे जैसे आपने कई सारे, चिली का, कंबोडिया का, इन सब, कोलंबिया का, इन सब देशों का जब जिक्र किया, पेरू का, तो क्या इन देशों में भी ऐसे प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं जिस पर ट्रंप की नज़र है और जिस पर कहीं ना कहीं चीन की नज़र बनी हुई थी? इसलिए ट्रंप का ये बिल्कुल सधा हुआ जो है एक रणनीति है या फिर इरादा है कि वो पहले वेस्टर्न हेमिस्फेयर को कंट्रोल करके उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर ले, और जिस कॉलोनाइजेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ये कितना भविष्य में जो है संभव नजर आता है? देखिए बिल्कुल संभव है। पहले जब तक वेनेजुएला में नहीं हुआ था तो कई बार एक तरह से कुछ लोग एक्सपर्ट बोल रहे थे कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लेकिन जो वेनेजुएला में हुआ उसके बाद आप उनके ग्रीनलैंड के थ्रेट को, या क्यूबा के थ्रेट को, या फिर जो कनाडा को भी वो बोलते हैं कि एक प्रोविंस है इत्यादि, 51 तो स्टेट की बात करते हैं। इसको आप अगर इग्नोर करते हैं तो मुझे लगता है कि यह गलत होगा। क्योंकि वह, अगर उनका विरोध नहीं होता है तो वो एक्शन लेंगे। क्योंकि अगर वो एक तरह से एक छत्र राज और एम्पायर के रूप में बिहेव करेंगे, और हालांकि इसका विरोध होना शुरू हो गया, मैं बता दूं। पूरा ब्रिक्स के सारे देश इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा जो यूरोपियन देश हैं उसमें भी बहुत सारी पार्टीज ओपनली इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ कुछ देश अभी बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, उस ढंग से कंडेम नहीं कर, जैसे ब्रिटेन ने कंडेम उस ढंग से नहीं किया। हम्म और कई देश हैं जो कि उस ढंग से कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनका विरोध हो रहा है। हम्म और इस ढंग के विरोध से ये मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को फायदा होने वाला है। क्योंकि अमेरिका का जो रीच है, इकोनॉमिक जो ट्रेड है, वो पूरे विश्व के साथ हो रहा है। जी। और वैसे में अगर इस ढंग की घटनाएं बढ़ती हैं तो उनका ट्रेड इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वह काफ़ी कम होगा। और यह भी बता दूं कि वह पश्चिमी गोलार्ध यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी, लैटिन अमेरिका इत्यादि, कैरिबियन, ग्रीनलैंड में भी, उनको वहाँ पे कंट्रोल करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। हम्म क्योंकि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट आप जानते हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में यानी कि लैटिन अमेरिका इत्यादि के देशों की मैं बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। और इसका होने का कारण यह है कि पहले भी, इतिहास भी जाएंगे तो कई जगह पे अमेरिका ने कू करवाने की कोशिश की, मिलिट्रली रेजिम चेंज करने की कोशिश की है। हम्म। ग्वाटेमाला में, ब्राज़ील में भी पहले एक 1964 में ऐसा वो कर चुके हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। पनामा में ऐसे कर चुके हैं, होंडुरास इत्यादि में भी हुआ है। तो हम्म वैसे में वहाँ पे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है, जो वहीं पे, मतलब जो मैं लैटिन अमेरिका की बात करूँ तो वो काफ़ी स्ट्रांग है। हम्म तो वैसे में वेनेजुएला में वो आर्मी भेजेंगे, और आर्मी तो अमेरिका इराक में भी भेजा था, अफगानिस्तान में भेजा था, लेकिन क्या उपलब्धि हुई, हम्म। यह तो अभी भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ अमेरिका जी। ने कुछ उपलब्ध नहीं किया था वहाँ पे। तो वैसे में वेनेजुएला इत्यादि देशों को भी कंट्रोल करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। हम्म तो रिसोर्सेज की जो बात करूँ तो निश्चित रूप से ग्रीनलैंड में काफ़ी रिसोर्सेज हैं, वेनेजुएला में रिसोर्सेज हैं, लेकिन रिसोर्सेज को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता।
और खासकर जहाँ पे रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे बहुत सारे गैंग्स हो, जहाँ पे एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट स्ट्रांग होता है, हम्म। वहाँ पे कोई बाहरी शक्ति को लंबे समय तक रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जी। तो ये यह मुश्किलें अमेरिका की बढ़ेंगी उनके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी। और इसके अलावा उन्होंने रूस को छोड़ दिया है अपने हिसाब से, तो रूस अपना यूरेशियन रीजन को कंट्रोल करेगा, चीन ईस्ट एशिया में अपना कंट्रोल बढ़ाएगा, हम्म। भारत साउथ एशिया में अपना दबदबा बढ़ाएगा। जी। तो वैसे अमेरिका और उसकी नीति भी, उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी प्रभावित होगा उनकी खुद की पॉलिसी के कारण। ऐसे में थोड़ी सी टिप्पणी मैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में जो एक ड्रग ट्रैफिकिंग की दिक्कत है, समस्या है, या फिर जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पर जो विद्रोही गुट हैं, जिस तरीके से हिंसा होती है, क्या आपको लगता है कि इन अनिश्चितताओं में वहाँ पर इन ट्रैफिकर्स को, क्रिमिनल्स को जो है कहीं ना कहीं पनपने का या फिर उनका दायरा बढ़ाने का एक मौका मिल सकता है? अस्थिरता के बीच में वो फ़ायदा उठाते हुए नजर आएंगे, या फिर अराजकता का आप जो है माहौल, इसको आप देख पा रहे हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकेगा? देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग एक सीरियस इशू है, अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, यूरोप के लिए, भारत के लिए भी मैं बता दूं। हम्म। और उसके कई क्षेत्र हैं जहां से इस ढंग के ट्रेड होते हैं। जी। जैसे एक तो लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है, वहां से काफ़ी इसका एक्सपोर्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन उसका कारण यह नहीं है कि कोई पर्टिकुलर देश ऐसा कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारे इस ढंग के लैंडलॉर्ड गैंग्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं। हम्म। वो मैक्सिको में भी है, वो कोलंबिया में भी है, वेनेजुएला में भी है, अर्जेंटीना में भी है। और उसका रास्ता कई बार अलग अलग होता है। फिर गोल्डन ट्रायंगल के इत्यादि की बात होती है, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस इत्यादि की बात होती है। फिर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस जो एरिया है वहाँ से भी ड्रग एक्सपोर्ट होते हैं। तो हम्म। इसके कई रूट्स हैं। जी। और अकेले अमेरिका चाहे तो उसी ढंग से बात हुई कि अमेरिका अकेले क्या टेररिज्म को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी ढंग से ड्रग जो कि जिसका कि ट्रेड रूट काफ़ी अनसर्टन है कि उसका क्या रूट कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो वैसे में अकेले अमेरिका नहीं कंट्रोल कर सकता। अमेरिका अगर जो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना चाहता था, तो उसको एक अंतर्राष्ट्रीय जो सहमति है वो बना के करनी चाहिए थी। जी। लेकिन वो असल में वेनेजुएला में जो अटैक हुआ, ड्रग ट्रैफिकिंग वहाँ पे इशू नहीं है, मैं हम्म। बता दूं। उनका इशू था कि वहाँ पे लेफ्ट का गवर्नमेंट है, उसको हटाना है। वहाँ पे उसके ऑयल रिसोर्सेज है, उसको कंट्रोल करना है। और इसके माध्यम से जो दूसरे जो पश्चिमी गोलार्ध के देश हैं, उसको उसको उनको धमकाना है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो जी। उसका मकसद हुआ था। ड्रग ट्रैफिकिंग होता तो आप तो मदरो को अरेस्ट कर लिया, आप वहाँ के ऑयल को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? उसका हम्म। ड्रग से क्या लेना देना है, आप मुझे जी। बताएं। अगर जी। ड्रग इशू होता तो आपने मदरो को कंट्रोल कर लिया, फिर तो अब छोड़ देते आप वेनेजुएला बस को। लेकिन यूएस कोर्ट में मदुरो के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग का ही केस चल रहा है, उनको इंडाइट किया गया है। ये खुद यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो का स्टेटमेंट। एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन जब लौटूंगी तो समझना चाहूँगी आपसे कि क्या अमेरिका किसी देश के राष्ट्रपति को ड्रग ट्रैफिकर बताकर अपने देश में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है? क्या अमेरिका में इस तरह के जो कानून है वो इसका समर्थन करते हैं? एक ब्रेक के बाद लौटेंगे चर्चा द ट्रूथ के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर राजन, क्या अमेरिकी कानून इसकी इजाज़त देता है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, जो कि चुनाव में निर्वाचित है, उसको जो है ड्रग ट्रैफिकर बताकर अपने देश में लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? ये अमेरिकी संविधान में या फिर कानून में इसका अधिकार राष्ट्रपति पद को या फिर फेडरल गवर्नमेंट को इसका अधिकार है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को वॉर स्टार्ट करने का अधिकार है, लेकिन वह उस कंडीशन में जब वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट खतरा होता है। लेकिन वहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी है, वहाँ पे तो ऐसा तो नहीं हुआ कि अमेरिका पे कोई अटैक का प्लान था या मिलिट्री अटैक की कोशिश हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। तो वैसे में उनको अगर कोई भी एक्टिविटी इस ढंग की करनी होती है, तो उसका जो कानूनी तरीका होना चाहिए था वह था कि वहाँ जो कांग्रेस है उससे अप्रूवल लेनी चाहिए थी। जी। अगर कांग्रेस से अप्रूवल नहीं भी लिया, तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन भी अगर आपने डिक्लेयर किया है, तो कम से कम कुछ, जैसे कि 8 कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेनेटर्स हैं, उनको जो कि उनके मेंबर होते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। हम्म। ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम्म। क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है, ट्रंप की जो जिस ढंग की पॉलिसी फॉलो करते आए हैं, जिस ढंग के स्टेप्स लेते आए हैं, उसमें वो एक्शन पहले लेते हैं और फिर उसको एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश अभी हो रही है हम्म। वेनेजुएला को भी लेके। तो निश्चित रूप से वहाँ पे कांग्रेस का अप्रूवल नहीं लिया गया। बाद में मार्को रूबियो ने अपनी डिफरेंट कमिटीज में जाके उन्होंने जरूर बताया, लेकिन यह
घटना होने के बाद की बात है, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स लगभग 80% जो डेमोक्रेट्स हैं इसका विरोध कर रहे हैं, और रिपब्लिकन में भी लगभग 25% रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इस वेनेजुएला के में जो हुआ उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे जी हैं। जी। अप्रूवल रेटिंग की अगर मैं बात करूं, वहाँ के जो न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट इत्यादि के रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें रिपब्लिकन में भी केवल 70% के आसपास, 75% के आसपास जो इसको रिपब्लिकन जो वोटर्स हैं जी उसमें केवल 75% इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और डेमोक्रेट्स में तो वही परसेंटेज लगभग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लगभग 75%। तो कुल मिला के 30 से 35% लोग इसको अप्रूव कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अनडिसाइडेड हैं, और बहुत सारे लोग जो मेजॉरिटी है उसका विरोध कर रही है वहाँ पे। तो इसके बावजूद वो एक्शन ले रहे हैं, तो ना तो पब्लिक सपोर्ट है, ना ही उनका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। लेकिन यह जरूर है कि चूंकि जो वेनेजुएला के लीडर हैं मादुरो, उन पे एक ड्रग ट्रैफिकिंग के नार्को टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया था अमेरिका में, तो उस पे वो एक्शन लेंगे, और संभावना यह है वो काफ़ी दिन तक वो जेल में रहेंगे। लेकिन यह इस लेजिटिमेट नहीं माना जा सकता, इसको कानूनी नहीं माना जा सकता। जी। मदरो की जो पत्नी है उन पर कार्रवाई को लेकर कुछ खास जो है बातचीत नहीं हो रही है, ये कितना अमानवीय दिखता है? अगर यूएस अपने देश में ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर ही बहुत ज़्यादा कंसर्न था, ट्रंप प्रशासन ने इसीलिए मजबूरी में जो है कार्रवाई की, तो ऐसे में उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई और उनको भी मदरो के साथ अमेरिका लाया जाना, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या ह्यूमन ग्राउंड्स पर, जो ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, मानवाधिकार ग्राउंड्स पर, क्या यहाँ पर ट्रंप प्रशासन के लिए किसी तरह की मुसीबत आप या फिर चुनौती देखते हैं? देखिए, मानवाधिकार का की जो बात करूं, अब तो मानवाधिकार की बातें अमेरिका कर ही नहीं रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी जो बॉडीज थे, यूएनओ के बॉडी, यूनाइटेड नेशंस के बॉडी, जो कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स इत्यादि से, उससे सारे जो एजेंसीज है उससे अमेरिका विड्रॉ कर लिया है। अब उसके मेंबर भी वो नहीं है। तो और वो ट्रंप ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात ही नहीं करते हैं। वो बात करते हैं वहाँ पे एम्पायर की बात करते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं, रिसोर्स कंट्रोल, और उनका जो अपना प्लान है। तो वैसे में निश्चित रूप से यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। सॉवरेंटी, देखिए, यह विश्व व्यवस्था जो है एक सॉवरेन नेशनहुड पे टिका हुआ है। इस जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है जिसकी हम बात करते हैं, जो कि कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है, स्टेटस जी देता है, तो उसमें सॉवरेंटी ही बेसिस है, और सारे सॉवरेन देश को इक्वल ट्रीटमेंट वहाँ पे दिया गया है। लेकिन अब तो वहाँ पे ट्रंप इसको नहीं मानते हैं। ट्रंप बोलते हैं कि अगर उनके नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो किसी भी देश को कब्जा कर सकते हैं। अब तो एक डेनमार्क तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे भी वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तो वैसे में क्या बोला जा सकता है? यह तो सरासर, जो आपने जिस शब्द का प्रयोग किया था कि जो उपनिवेशवाद हिंदी में बोलते हैं, कलोनियलिज्म या नियो इंपीरियलिज्म इसको आप बोल सकते हैं, जी जी। जो अभी के टर्म्स हैं उसमें, तो वो एक अप्रोप्रिएट मुझे लगता है कि टर्म कंसेप्ट नज़र आता है, जिसके हिसाब से ट्रंप अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बहुत सारे दूसरे देश भी ऐसे कर सकते हैं, और जिससे विश्व व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। और यह भी नहीं है कि अमेरिका, कल के समय में हो सकता है कि अमेरिका और चीन में युद्ध की संभावना बन सकती है, और जो अमेरिका के विरोध में बहुत सारे देश जो कि अलायंस पार्टनर भी बन सकते हैं। अमेरिका अगर इसी ढंग से थ्रेट करते रहा, तो ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देश अलायंस फॉर्मेशन की बात करेंगे, ताकि अपने आप को बचा सकें अमेरिकन उपनिवेशवाद से। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं काफ़ी डेंजरस है, और हमने जैसा कि देखा है अपने पिछले 20-30 वर्षों में, उससे काफ़ी अलग विश्व दिखने वाला है ट्रंप की पॉलिसी के कारण। जी। यानी कि जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन बर्ताव कर रहा है, ये बहुत अलार्मिंग जो है सिचुएशन है। लेकिन मैं ताइवान को लेकर, जैसा आपने एक आशंका जताई कि चीन भी कर सकता है उस पर हमला, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन चीन ने जिस तरीके से बहुत ही संयमित और संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चीन चाहे तो ताइवान पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन आई वुड बी अनहैप्पी। मतलब ट्रंप जो है, उन्होंने कहा कि मैं इस कार्रवाई से, चीन से नाखुश हो जाऊंगा, लेकिन चीन चाहे तो कर सकता है। चीन ने कहा है कि ये इंटरनल मैटर है, ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और ये इसका इंटरनल मैटर है, उसे बाहरी किसी के भी सलाह की या फिर दखल की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। चीन की प्रतिक्रिया ताइवान को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, चीन की जो पॉलिसी है, शी जिनपिंग की पॉलिसी है, उसमें उनका जो नेशनलिज्म है उसका एक अधूरा हिस्सा मानते हैं वो कि ताइवान का अलग होना।
और उन्होंने अपनी विदेश नीति का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी जो बना लिया है वह है ताइवान को चीन से जोड़ने की कोशिश। हम्म। और उन एक जो आशंका बताई जा रही है कि 2027 तक वो शायद मिला भी लेंगे। हम्म। अब अगर ट्रंप ऐसा कह रहे हैं या अगर नहीं भी कह रहे हैं, तो अगर ट्रंप इस ढंग की पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं, तो हम्म। कल के समय पे अमेरिका किस लिहाजे बोल सकता है चीन को कि यह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है या फिर ये सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट का वायलेशन है? ऐसा तो बोल नहीं सकता है। हम्म। यूरोपियन देश भी अब बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो लगेगा कि जब अमेरिका ही ऐसा कर रहा है, जो लिबरल जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिबरल ऑर्डर को डिफेंड कर रहा हम्म। था, सॉवरेन नेशनहुड को जो डिफेंड कर रहा था, वही अगर ऐसा कर रहा हो, तो दूसरा देश को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं? जी। तो चीन निश्चित रूप से चीन चीन और रूस या और सारे देश भी, नॉर्थ कोरिया इत्यादि को इसका बढ़ावा मिलेगा हम्म। कि जो भी पावरफुल स्टेट हैं वो चाहें तो उन अपने नेबरिंग जो वीकर कंट्री है उसको अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश करेंगे, और जरूरत पड़ी तो वहाँ के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए हम्म। फिर से वहाँ के रेजिम को भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरह से। जी। तो तो यह आशंका ऐसे में जो साउथ चाइना सी है या फिर इंडियन पैसिफिक ओशन है, इस पूरे के पूरे आप इलाके में तनाव बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि जब से जापान में भी नई प्रधानमंत्री सनाई ताकईची आई हैं, तब से उनके और चीन के बीच में जिस तरीके से तल्खी नज़र आ रही है, ये पूरी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इंडियन पैसिफिक ओशन या फिर साउथ चाइना सी को लेकर बहुत ज़्यादा अस्थिरता जो पहले से चली आ रही है, 2026 में ये और ज़्यादा गंभीर होती नज़र आ रही है। एक छोटे से ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, इसलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार जुड़े हुए हैं, लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2026 में आखिर जियो पॉलिटिक्स क्या शेप लेती नजर आती है, कितनी चुनौतियां सुरक्षा संबंधी रक्षा संबंधी देखने को मिल सकती हैं अलग अलग देशों से जुड़ी हुई। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार लगातार जुड़े हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, साउथ चाइना सी जिस पर चीन का दबदबा, इंडियन पैसिफिक ओशन, जिस तरीके से ताइवान को लेकर ट्रंप सलाह दे रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि मैंने वेनेजुएला पर कार्रवाई कर ली तो तुम भी ताइवान को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, ये पूरे के पूरे रीजन को, रीजनल स्टेबिलिटी या फिर सिक्योरिटी को कितना बड़ा झटका दिखता है? देखिए, वहाँ पे जो इंडो पैसिफिक की मैं अगर बात करूँ या फिर जो खासकर साउथ चाइना सी की बात करूँ, तो वहाँ पे एक बैलेंस इसलिए बना हुआ था कि वहाँ पे दो तीन जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी वहाँ पे डोमिनेंट थी। एक तो कि चीन वहाँ पे डोमिनेंट है, अमेरिका अपने साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस इत्यादि जो और जो दूसरे देश हैं, सहयोगी देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उसके माध्यम से वहाँ पे अपना कंट्रोल वो किए हुआ था। हम्म। उनका एक तरह से इन्फ्लुएंस वहाँ पे था। लेकिन जी। अगर ट्रंप वहाँ पे ट्रंप अमेरिका वहाँ से अगर विड्रॉ करता है, तो चीन का दबदबा इन सारे क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसमें सबसे परेशानी दो देशों को होने वाली है। ताइवान तो निश्चित रूप से विलय हो जाएगा उसका, वो ताइवान अकेले डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन जापान और साउथ कोरिया, ये दोनों देश भी हैं, इनके भी खतरे बढ़ जाएंगे। और चूंकि जापान से चीन का पुराना झगड़ा है, और अभी आपने देखा कि किस ढंग से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हम्म। टेस्टिंग बढ़ते जा रहे हैं। जापान भी धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन अलग से उनको जापान को धमकाने की कोशिश कर रहा है। हम्म। साउथ कोरिया को भी ये डर है। तो वैसे में मुझे लगता है कि चीन का दबदबा पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा अमेरिका के ग्रेजुअल विड्रॉल के कारण से, तो वहाँ पे चीन उसको एक तरह से ग्रेजुअली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। हम्म। साउथ ईस्ट एशिया के देश जो आसियान के मेंबर्स आप जानते हैं, कुछ ज़्यादातर देश काफ़ी छोटे छोटे हैं, जी। और वो उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह चीन के विरोध में वो खड़े हो पाए। अभी भी वो उनकी पॉलिसी बैलेंस्ड होती है, क्योंकि वो चीन से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते, और अभी भी वो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन चीन के साथ भी अपने व्यापार और उनके जो RCEP जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसमें भी जी। शामिल है। हम्म। तो वैसे में मुझे लगता है कि चीन एक छत्र राज हो सकता है, अगर अमेरिका वहाँ से पूरी तरह से विड्रॉ करता है सिक्योरिटी के क्षेत्र में। हम्म। और सिक्योरिटी से विड्रॉ करता है, तो फिर तो क्वाड पे भी सवाल उठेंगे। जो क्वाड एक मल्टीलैटरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनी लैटरल इसको बोल सकते हैं, जी। एक जी। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पे भी उसमें सवाल उठता है कि फिर उसका क्या मकसद है। अगर हम्म। अमेरिका उसमें नहीं रहता है, अमेरिका चीन को बोल रहा है कि आप ताइवान को कंट्रोल कर लो, तो वैसे में तो फिर क्वाड का इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाएगा, तो हम्म। उसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा। तो जी। चीन को भारत को इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा। अभी तक कहीं ना कहीं एक तरह से समझते कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ
इंडो पैसिफिक में कन्वर्ज कर रहे थे चीन के विरोध में। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कि अमेरिका वहाँ पे अगर चीन को बोलता है कि आप वहाँ पे फ्री हैं जो भी करना चाहें, तो वैसे में तो इंडिया को भी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इंडिया को जापान के साथ कॉपरेशन इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। और जब इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनसे भी कॉपरेशन बनाना पड़ेगा। और अलग से सिक्योरिटी और मिलिट्री एक आर्म्स रेस भी यहाँ पे शुरू होगा, क्योंकि जी चीन को कंटेन करने के लिए भारत को और भी मिलिट्राइज करने की जरूरत होगी। मिलिट्री और जो डिफेंस इक्विपमेंट इत्यादि वो भी काफ़ी बढ़ाने की जरूरत है। और भारत में एक आर्म्स रेस भी शुरू होने की संभावना है पूरे क्षेत्र में, कि अभी तक प्रोटेक्शन जापान को अमेरिका दे रहा था, लेकिन अगर जापान को अमेरिका नहीं देगा अगर इंडो पैसिफिक में, तो उसको अपनी मिलिट्री बनानी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री बनानी पड़ेगी। न्यूक्लियर आर्म्स डेवलप करने पड़ेंगे। जी कोरिया को भी करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया के देश। तो एक तरह से आर्म्स रेस की भी शुरुआत हो सकती है। और एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिक्योरिटी डिलेमा बोला जाता है, कि सिक्योरिटी डिलेमा होता है जिसमें कि आपको नहीं पता होता कि आपके जो विरोधी हैं, दुश्मन जो, कितने आर्म्स बना रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं और भी आर्म लाने की कोशिश करते हैं, तो इसको सिक्योरिटी डिलेमा बोला जाता है। तो उस वैसी स्थिति यहाँ पे पैदा होती दिख रही है। और आर्म्स रेस बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, कैप्चरिंग बढ़ेंगे। और एक दूसरे को जो छोटे देश हैं वो काफ़ी परेशान है। सिंगापुर के जो लीडर हैं, मैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका तो स्टेटमेंट देख रहा था, वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं ट्रंप की पॉलिसी को, यह कह के कि ऐसी पॉलिसी छोटे देशों को खतरे में ला सकती है। तो मुझे जी लगता है कि काफ़ी परेशानी बढ़ेगी अगर ट्रंप वहाँ से विड्रॉ करते हैं, ट्रंप अमेरिका वहाँ से विड्रॉ करता है इंडो पैसिफिक से। तो यानी साउथ एशिया में आप ये जो डिफेंस रिलेटेड कंसर्न्स है साउथ एशिया नेशंस में इंक्लूडिंग इंडिया, आप 2026 में देखेंगे कि इसके जो तमाम देश हैं उनका रक्षा बजट जो है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा इस पर जोर दिखेगा। अभी भारत में भी फरवरी के महीने में जो है बजट आने वाला है, इसमें भी कुछ इससे जुड़ी हुई चिंताओं को शायद केटर किया जा सकता है, शायद उसको जोड़ा जा सकता है। जी जी बिल्कुल। भारत को मुझे लगता है कि अपने अगर भारत को सब कुछ चीन के साथ, या हम जो दूसरे जो दुश्मन, जैसे पाकिस्तान की बात करूं या जो भी हॉस्टाइल देश हैं, उसके विरोध में अपनी आर्मी को और भी मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी तक आप जैसे कि चीन को अगर कंटेन करने की बात करते तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अमेरिका सहयोग करेगा, और तो हम उसको अपने हिसाब से कर रहे थे कि आर्मी तो हमारी डिफेंड इंडिया को करने में सक्षम है, लेकिन हमें जो और भी वेपन्स चाहिए थे, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट भी बढ़ेगा। जी अगर इंडिया को खुद ही सब कुछ करना है तो फिर इंडिया क्यों जो एनपीटी या सीटीबीटी, हालांकि इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन एक तरह से उसके रूल्स को एक तरह से ब्रॉडली उसको वायलेट नहीं कर रहा था। तो फिर क्यों अमेरिका इस ढंग की बात मानेगा? इंडिया भी टेस्ट करना शुरू करेगा, इंडिया अपने वेपन्स डेवलप करने शुरू करेंगे, तो अपनी आर्मी को और भी मजबूत करने की कोशिश करेगा। और कम से कम फिर इंडिया की पॉलिसी भी यह होगी कि साउथ एशिया के क्षेत्र में दूसरे जो बाहर के जो शक्तियां हैं वो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करें। अगर वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर को कंट्रोल करेंगे तो चीन ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रशिया यूरेशिया को करेगा, यूरोपियन यूनियन यूरोप में करेगा, तो भारत भी साउथ एशिया में करेगा। तो उस ढंग का जो रीजनल जो सत्रप्स होते हैं, रीजनल जो छत्रप हिंदी में बोला जाता है, जो क्षेत्रीय जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या रीजनल लॉर्ड्स होते हैं, उस ढंग की पॉलिसी देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि ये आपस में टकराएंगे भी, ऐसा नहीं समझें कि ये आपस में बैलेंस इस्टेब्लिश करेंगे। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी एक तरह से मुझे दिख रहा है, और वैसे में रीजनल पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये रीजनल पावर्स अमेरिका के इंटरफेरेंस को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं बता दूं। क्या आप ये भी संभावना देख रहे हैं 2026 में कि यूरोप और पूरे यूरोप और रूस में जो एक खाई है ये कम हो सकती है अमेरिकी प्रेशर के बीच? क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक बयान है कि वक्त आ गया है जब रूस से बातचीत की जाए। देखिए, ये तो जो मेलोनी की बात है, तो मेलोनी पूरी तरह से मुझे लगता है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट करते हैं। वेनेजुएला में भी उन्होंने सपोर्ट किया है, और सबसे पहला रास्ता यूरोप का जिसने इस ढंग से ओपनली सपोर्ट किया है। रूस से बातचीत करना, तो मैं भी मानता हूँ कि रूस से बातचीत होनी चाहिए। और रूस बातचीत करने के लिए तैयार भी है। रूस को जितना क्षेत्र चाहिए था यूक्रेन का, वो लगभग वो कैप्चर कर चुका है। और उसको लगता है कि अभी अगर चाहे तो वहाँ पे पीस डील की संभावना है। लेकिन पीस डील वहाँ पे तभी हो सकता है जब यूरोप को समझना पड़ेगा कि अब यूरोप दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तरफ से रूस का दबाव है और दूसरी तरफ से अमेरिका का दबाव है। तो वैसे में अगर यूरोप वहाँ पे अगर अपनी पॉलिसी को थोड़ा बदले तो बातचीत की संभावना बनती है, निश्चित रूप से बनती जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर राजन, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े, हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये अंक चर्चा द ट्रुथ के साथ। जुड़ने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना फीडबैक यानी कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें ईमेल भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल ज़रूर पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।